नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारिक और उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतर होंगे और हमारे इन हेल्थ वीडियोस का भी पूरा फायदा उठा पा रहे होंगे और शायद अब आप हेल्थ की सही वैल्यू को भी अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अगर ऐसा होगा तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम हमेशा आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में सपोर्ट करना चाहते हैं और आज इस वीडियो के जरिए हम आपको एक और हेल्थ प्रॉब्लम SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में बताना चाहते हैं, जो ज्यादातर बच्चों को अफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से बच्चों के लिए चलना, बैठना, सांस लेना और निगलना मुश्किल हो जाता है और कई केसेस में रीढ़ की हड्डी में एक कर्व भी आ जाता है। ऐसे में इस डिजीज के प्रति अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर ये तो आप जानते ही हैं कि हेल्थ के बारे में जितना जाने उतना ही अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में। SMA एक तरह की हेरिडिटरी डिजीज है। इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे कि ये डिजीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में। ये डिजीज पूरी दुनिया में 8 से 10 हजार लोगों में से एक को होती है। ये डिजीज ऐसी हेरिडिटरी डिजीजेस का ग्रुप है जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड की मोटर न्यूरॉन्स नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मोटर न्यूरॉन्स नर्व सेल्स का क्या काम होता है। ये नर्व सेल्स हमारे शरीर के लिए जरूरी स्केलेटल मसल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करती है, जैसे बोलना, चलना, सांस लेना, निगलना। लेकिन जब ये सेल्स हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में डिस्ट्रॉय हो जाती है तो अपना फंक्शन नहीं कर पाती, जिससे मसल्स वीक हो जाती है और फिर वो एट्रोफी यानी क्षय का रूप ले लेती है। ये मोटर न्यूरॉन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका अंदाजा आपको इस बात से भी लग जाएगा कि ये मोटर न्यूरॉन्स आर्म्स, लेग्स, चेस्ट, फेस, थ्रोट और टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब मसल्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल सही से नहीं पहुंच पाते हैं तो ये मसल्स वीक होने लगती है और फिर ये काम नहीं कर पाती है। ये डिजीज अक्सर ऑटोसोमल रेसेसिव पैटर्न से ही एक जनरेशन से दूसरे में आती है। इसका मतलब हुआ कि जिस पर्सन को SMA होता है उसे 2 म्यूटेड जीन्स मिलते हैं, जिनमें से एक फादर से मिलता है और दूसरा मदर से। और जिस पर्सन में केवल एक ही म्यूटेड जीन होता है, यानी जिसे केवल एक ही पेरेंट से ये जीन मिलता है, वो इस डिजीज के कैरियर हुआ करते हैं। यानी उनमें SMA के कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन वो इस डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये डिजीज एक ही जनरेशन के एक से ज्यादा लोगों को भी अफेक्ट कर सकती है, यानी भाई बहनों में और कजिन्स में ये मिल सकती है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा भी होता है जब बिना हेरिडिटी के भी ये डिजीज हो जाती है, जिसका कारण जीन में होने वाला म्यूटेशन होता है। SMA को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। SMA टाइप 1, जिसे इन्फेंटल ऑनसेट SMA और वर्निंग हॉफमैन डिजीज भी कहा जाता है। ये टाइप अक्सर 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में मिलता है और पहले ही साल में उनकी डेथ के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इस टाइप के सिम्टम्स ये होते हैं: रिड्यूस्ड मसल टोन, बहुत स्लो लिम्ब मूवमेंट्स, सांस लेने में तकलीफ होना, रीढ़ की हड्डी में कर्व आ जाना और एज बढ़ने के साथ ऐसी कई स्केलेटल अबनॉर्मलिटीज होना। बिना ट्रीटमेंट के ऐसे बच्चों के लिए बैठना और खड़े होना पॉसिबल नहीं होता और ज्यादातर केसेस में 2 साल की एज तक आते आते रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से उनकी डेथ हो जाया करती थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इस टाइप के इलाज में काफी सुधार हुआ है और SMA टाइप 1 से डील करने वाले बच्चे सही क्लिनिकल केयर में रहते हुए बैठने और चलने जैसी कई सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। अब बात करते हैं SMA टाइप 2 की, जिसे इंटरमीडिएट फॉर्म कहा जाता है। इस टाइप के सिम्टम्स अक्सर 6 से 18 महीने की एज में दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चे बिना सपोर्ट बैठ तो सकते हैं, लेकिन बिना हेल्प के चल नहीं पाते और ना ही खड़े हो पाते हैं। उन्हें भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो सकती है। इस डिजीज के ट्रीटमेंट में हुए सुधार की वजह से अब बच्चे क्लिनिकल केयर में रहते हुए बैठने और चलने जैसी एक्टिविटीज कर पाते हैं। और अब आगे SMA टाइप 3 के बारे में जाने तो इसे कुबलबर्ग-वैलेंटर डिजीज भी कहा जाता है और इसके सिम्टम्स 18 महीने की एज के बाद दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चे अपने आप चल तो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में उन्हें चलने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने और चेयर से उठने जैसी एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आती है। सही केयर मिलने पर ऐसे बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं और बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ने भी इसे काफी आसान बना दिया है, थैंक्स टू साइंस। और ऐसे में टाइप 4 ऐसा टाइप है जिसके सिम्टम्स 21 साल की एज के बाद दिखाई देते हैं।
जिसमें मसल वीकनेस के माइल्ड से मीडियम सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इन चारों टाइप्स में से सबसे ज्यादा केसेस SMA टाइप 1 के होते हैं। SMA किस तेजी से बढ़ता है ये उसके टाइप पर डिपेंड करता है और SMA के कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बिना इलाज के जानलेवा साबित हो सकते हैं। SMA से डील कर रहे लोग लंबे टाइम तक स्टेबल भी रह सकते हैं, लेकिन बिना इलाज के सुधार एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हर साल अगस्त महीने को SMA अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है ताकि इस जेनेटिक डिसऑर्डर के प्रति पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जनरेट की जा सके। और अब जानते हैं SMA के डायग्नोसिस और इलाज के बारे में। SMN1 जीन की डिलीशन और म्यूटेशन के बारे में पता करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे SMA के टाइप का पता चल जाता है। इस टेस्ट से ये भी पता चलता है कि वो पर्सन उस म्यूटेड और डिफेक्टेड जीन का कैरियर है या नहीं, यानी वो इस जीन को अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगा या नहीं। लेकिन अगर किसी वजह से SMN1 डायग्नोज नहीं हो पाता है तो कुछ और ब्लड टेस्ट के अलावा कुछ ऐसे टेस्ट भी किए जाते हैं जैसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडीज और मसल बायोप्सी। डायग्नोस के बाद SMA की ट्रीटमेंट की बारी आती है और SMA का कोई कंप्लीट इलाज अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट के जरिए केवल पेशेंट के सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट में फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प ली जाती है। साथ ही स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कराई जाती है। वेट और स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और कैलोरीज का भी ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो के जरिए SMA के बारे में डिटेल्ड जानकारी लेने के बाद आप ये जान गए होंगे कि ये एक हेरिडेटरी डिजीज है और ज्यादातर छोटे बच्चों में पाई जाती है। और अगर बच्चों की ग्रोथ को ठीक से ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और इस डिजीज के प्रति अवेयर होने के साथ साथ अपने आसपास भी अवेयरनेस बढ़ाना और SMA से डील कर रहे लोगों की तरफ सपोर्ट का हाथ बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी को समझ पाएंगे और अगर ये वीडियो आपकी नॉलेज और हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने में मददगार रहा होगा तो आप इसे लाइक करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस हेल्थ वीडियो के जरिए पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको बता दें कि क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस जल्दी मिल सके जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चेंजेस ला सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं। तो रूबी की मुलाकात होगी आपके साथ और भी ऐसे वीडियोस में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।